नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास यानी सक्सेस सेंटर सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूं और आने वाले कुछ ही दिनों में सिस्टमिक तरीके से टॉपिक वाइज भी आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आ रहा हूं। तो आज अपन बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो पहली बात तो लेड एसिड जो बैटरी है उसमें जो आपका सेल आता है उसे अपन कहते हैं सीसा संचायक सेल। कौन सा सेल बोलते हैं उसे अपन सीसा संचायक सेल के नाम से जानते हैं। जो कौन सा सेल है भाई आपका द्वितीयक सेल है। अब देखो चार्जिंग के समय, अब छोटी सी एक बात मैं और बता देता हूँ आपकी कि चार्जिंग के समय यदि आप लोगों से पूछ ले कि भाई पॉजिटिव प्लेट वो किसकी बनी होती है तो आपको बताना है PbO2 लेड पर ऑक्साइड। और आप लोगों से पूछ ले कि भाई ऋणात्मक प्लेट है वो किसकी बनी होती है तो ऋणात्मक प्लेट बनी होती है भाई आपकी Pb की। और जब आपका सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो दोनों ही प्लेटें किसकी बन जाती है भाई आपकी PbSO4 की बन जाती है। किसकी बन जाएगी भाई आपकी PbSO4 की बन जाएगी। लेकिन अब अपन बैटरी को चार्ज करेंगे तो उसके वेंट प्लग से कौन सी गैस बाहर निकल कर मिलेगी अपने को, हाइड्रोजन गैस निकल कर बाहर मिलेगी। और जब सीसा संचायक सेल आपका पूर्ण आवेशित स्थिति में होता है तो उसका आउटपुट वोल्टेज अपने को कितना मिलता है भाई, लगभग 2.2 वोल्टेज मिलता है। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, 50 माइक्रोफेरेड धारिता के एक संधारित्र को 200 वोल्ट के विभव ऊर्जा तक चार्ज किया जाता है। संधारित्र में संचयित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। अब आपका कैपेसिटर है। पहली बात तो कैपेसिटर वो कौन सी ऊर्जा को स्टोर करता है भाई, वैद्युत स्थितिक। कौन सी ऊर्जा को करेगा भाई, स्थितिक। अब देखो एक वर्ड याद रखना, स्थितिक। स्थितिज गलत होगा आपका। स्थितिज तो क्या होती है भाई, W बराबर mgh होती है। लेकिन ये कौन सी आपकी स्थितिक। तो सूत्र क्या होता है भाई इसका, E बराबर 1/2 CV²। आपको धारिता का मान कितना दे रखा है भाई 50 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज का मान आप लोगों को कितना दे रखा है भाई 200। आप लोग इसे हल कर लीजिए। 1/2 C की जगह में कितना लिखूंगा भाई 50। अभी माइक्रो है, माइक्रोफेरेड में है, मैं फेरेड में चेंज करूंगा तो 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। गुणा वोल्टेज का मान कितना भाई 200, लेकिन अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मैं क्या लिखूंगा भाई 200 गुणा 200 लिख देता हूं। अब देखो भाई मैं इसे हल करूंगा तो 2 से क्या करता हूं मैं इसको 100 बार काट देता हूं। अब आपका क्या मिलेगा अपने को 50 गुणा 100 गुणा 200 और गुणा ये आपकी कितनी है भाई 10⁻⁻, आप लोगों की बच गई है। अब मैं क्या करूंगा भाई 5 1 0 3 4 और 2 5 और 2 बच जाएगा आपका, गुणा 10⁻5 गुणा 10⁻⁻6। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा भाई 10 और 10 को मैं 10⁻1 लिख सकता हूं क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 1 होगी तो वही मान उसका निकल कर आएगा। गुणा 10⁻5 गुणा 10⁻6। आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है। 10⁻6 और 10 आपकी 6, इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलकर कितना मिलेगा भाई आपका 1। तो यहाँ पर जो संचित ऊर्जा होगी उसका मान कितना मिलेगा अपने को 1 जूल निकल कर आएगा। कितना जूल मिलेगा भाई आपका 1 जूल निकल कर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, BIS कोड के अनुसार भू संपर्क के लिए उपयुक्त तार का रंग होता है। तो पहली बात तो भाई इस BIS का पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। पूरा नाम क्या होता है इसका, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार आपको किसका बताना है भाई, अर्थिंग तार का। अर्थिंग तार, भू संपर्क को क्या बोलते हो आप, अर्थिंग तार बोलते हो। तो सामान्य सी बात है, अर्थिंग वायर होता है, वायरिंग में वो कौन सा लिया जाता है आपका, हरे रंग का लिया जाता है। किसका लिया जाता है भाई आपका, हरे रंग का लिया जाता है। आप एक चीज भी गौर करेंगे, जो आपका 3 पिन प्लग होता है उसके अंदर जो अर्थिंग वाला जो प्लग होता है उसका टर्मिनल होता है वो सामान्य फेज व न्यूट्रल की तुलना में ज्यादा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला होता है। इसका कारण सुनिए आप, जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले जो टर्मिनल है उसका प्रतिरोध कम होगा
और जल्दी से आपकी जो करंट है वो आपकी ग्राउंड हो जाएगी, इसलिए वो टर्मिनल फेज व न्यूट्रल की तुलना में क्या होता है, अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, प्रतिष्ठंभ रिलक्टेंस का मात्रक बताइए। अब देखो रिलक्टेंस शब्द को आपको समझना है, रिलक्टेंस कहाँ आपका महत्व करता है, क्या काम करेगा। तो देखो भाई आपको पता है कि वैद्युत परिपथ के अंदर कौन बहता है भाई, वैद्युत परिपथ में आप लोग बोलेंगे भाई क्या बहेगी, आपकी धारा बहती है, ठीक है भाई। अब उसी तरीके से यदि मैं बात करूं कि चुंबकीय परिपथ में, मैग्नेटिक सर्किट में चुंबकीय परिपथ में कौन बहता है भाई, आपका फ्लक्स बहता है। कौन बहेगा भैया, आपका फ्लक्स बहेगा। और फ्लक्स को अपन किससे डिनोट करते हैं भाई, फाई से, और करंट को डिनोट किससे करते हैं भाई, अपन आई से। अब आप लोगों को यह पता है कि विद्युत परिपथ में धारा बहने का अवरोध उत्पन्न कौन करता है भाई, आपका प्रतिरोध करता है। कौन करता है, प्रतिरोध करता है। अब चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स बहने का अवरोध उत्पन्न करने वाले गुण को अपन क्या करते हैं, क्या कहते हैं भाई, प्रतिष्ठंभ कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं। चुंबकीय परिपथों में फ्लक्स बहने में उत्पन्न होने वाले अवरोध गुण को अपन किसके नाम से जानते हैं, रिलक्टेंस के नाम से जानते हैं। अब देखो रिलक्टेंस क्या होता है, आपको पता है कि आर एम बराबर होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स बटा फाई। मैग्नेटो मोटिव फोर्स एन आई लिखते हैं अपन, और फाई है उसकी इकाई क्या लेते हैं अपन भाई, वेबर लिखते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर कौन सा है भाई, आपका तीसरा। अब देखो ये बात सामान्य स्टूडेंट को पता होती है, लेकिन कई बार इसका एक मात्रक और देख लिया जाता है। तो दूसरा मात्रक भी आप ध्यान रखेंगे, रिलक्टेंस का जो मात्रक होता है दूसरा, वो प्रति हेनरी होता है। और प्रति हेनरी को अपन किस रूप में लिख सकते हैं भाई, 1/h। तो रिलक्टेंस की इकाई एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है, और अपन इसको प्रति हेनरी के रूप में भी इसका ऑप्शन आप लोगों को मिल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, फ्यूज को संयोजित किया जाता है। अब देखो आपकी जो विद्युत वायरिंग प्रणाली होती है, उपकरणों की सुरक्षा, फ्यूज आपका किस प्रकार का एलिमेंट है भाई, आपका सुरक्षा उपकरण है। किस प्रकार का भाई, सुरक्षा उपकरण है। अब यदि अपन इसके सिंबल की बात करें तो देखो इसका फ्यूज का सिंबल आप लोगों को इस तरीके से भी मिल सकता है, और इसमें वायर इस तरीके से डाला जा सकता है, या फिर आपको फ्यूज का सिंबल इस तरीके से भी मिल सकता है। अब देखो फ्यूज है हमेशा किस वायर में जुड़ता है, ये आपका फेज तार के अंदर ही जुड़ता है। किस में जुड़ेगा भाई, आपका फेज तार में जुड़ेगा। और किस क्रम में जुड़ेगा, हमेशा ये श्रेणी क्रम में ही जुड़ेगा। अर्थात फ्यूज तार वो किस क्रम में जुड़ेगा, आपका श्रेणी क्रम में ही जुड़ेगा। और जो आपका फेज तार होता है इसे अपन करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं। तो फेज को मेरे भाई चरण भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं अपन, चरण। और कंडक्टर को अपन संवाहक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, संवाहक। अब आप ऑप्शन का चुनाव कर लीजिए, किस आधार पर भाई, फेज वो किस क्रम में जुड़ेगा, आपका श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। तो देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन है, पहला भी नहीं है क्योंकि निष्प्रभावी है, निष्प्रभावी है, फेज के लिए ये वर्ड लागू नहीं होगा। दूसरा भी निष्प्रभावी के लिए है। तीसरा है तो फेज के लिए, लेकिन किसके लिए बोल रहा है, समांतर के लिए, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन आप देख लीजिए, चरण संवाहक, बोले तो फेज तार के साथ श्रृंखला में कौन जुड़ा हुआ होता है भैया, आपका फ्यूज जुड़ा हुआ होता है। और फ्यूज आपका किस सिद्धांत पर काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर। किस प्रभाव पर आधार होता है भाई, ऊष्मीय प्रभाव पर ये कार्य करता है। और ऊष्मीय प्रभाव का सूत्र क्या होता है भाई, H बराबर I² RT। क्या सूत्र होता है भाई आपका, H बराबर I² RT। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, सूचक उपकरण बोले तो इंडिकेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में संकेतक को चलाने हेतु आवश्यक बल होता है। अब देखो आपके जो भी एमीटर होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये मान लीजिए आपका संकेतक है, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई, पॉइंटर के नाम से जानते हैं। इसके नीचे क्या बना होता है भाई, आपका स्केल बना होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई, पैमाना। अब देखो यहाँ मान लीजिए 0 रीडिंग है, और यहाँ मान लीजिए उसका अधिकतम मान है, मैक्सिमम मान है, या फिर अपन कह सकते हैं भाई रेंज है।
तो जब भी मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी निकलेगी, इलेक्ट्रिकल राशि निकलेगी, तो ये विक्षेपक ये पॉइंटर क्या करेगा आपका उस राशि तक जाने की कोशिश करेगा। तो शुरू में जो आपका बल लगेगा, किस कारण आपका सूचक उपकरण है वो आपका स्टार्ट होगा, तो उसको बोलते हैं अपन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कौन सा बोलते हैं भाई? विक्षेपक बल। अब मान लीजिए अचानक आपका तेजी से जाता है, तो इसे रोकने का काम कौन करेगा? आपका नियंत्रक बल। अब नियंत्रक बल, कंट्रोलिंग टॉर्क और आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दोनों का मान जब बराबर होता है तभी आपका स्केल है पॉइंटर वो क्या रहता है? आपका स्थिर रहता है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए अपन अवमंदन बल काम में लेते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई? डैम्पिंग टॉर्क। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा आपका भाई? विक्षेपक बल, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, यदि एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक फेरे को दुगना किया जाए तथा प्राथमिक वोल्टता को आधा कर दिया जाए तो द्वितीयक वोल्टता क्या होगी? अब देखो मेरे भाई, इस चीज को समझना है कि ट्रांसफार्मर की वास्तविक स्थिति क्या होती है, ट्रांसफार्मर करता क्या है। देखो आपके सामने 4 वैद्युतिक राशियां होती है, एक तो पावर, एक आपका वोल्टेज, एक आपका करंट और एक आपकी आवृत्ति। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को जितने वोल्टेज की आवृत्ति दी है वो द्वितीयक वाइंडिंग में भी आपको उतनी ही की उतनी आवृत्ति मिल जाएगी। अब मैं बात करूंगा पावर की। यहां थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूंगा कि ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं करता है। अब पावर को चेंज नहीं करता है, कौन सी पावर को चेंज नहीं करता है भाई? वो आभासी शक्ति को, अपरेंट पावर को, आभासी शक्ति को परिवर्तित नहीं करता है। जितनी आपकी वोल्टेज और करंट का गुणनफल प्राइमरी की तरफ होगा उतना ही वोल्टेज और करंट का गुणनफल आपको सेकेंडरी की तरफ मिल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये कौन सी डिवाइस है आपकी? स्थितिक युक्ति है। कौन सी युक्ति है भाई? स्थितिक युक्ति है और प्रत्यावर्ती पर ही काम करेगा, एसी पर ही काम करेगा। मतलब ट्रांसफार्मर एक प्रत्यावर्ती वैद्युत स्थितिक युक्ति है जो बिना आवर्ती और शक्ति परिवर्तन के विद्युत धारा और विद्युत विभव के परिमाण को बदलकर पहले परिपथ से दूसरे परिपथ में शक्ति को स्थानांतरित करती है। उसे अपन क्या कहते हैं भाई? ट्रांसफार्मर। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है भाई? फिर जो द्वितीयक वाइंडिंग है उसके टर्न्स को तो दुगना कर रहा है और प्राइमरी के वोल्टेज को क्या कर रहा है? वो आधा कर रहा है। वोल्टेज को आधा कर दिया और उधर टर्न्स को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। तो आपको पता है भाई, लपेटों की संख्या के समानुपाती अपने को क्या मिलता है भाई? वोल्टेज मिलता है। तो उधर से आधा कर रहा है, इधर से डबल कर रहा है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा? द्वितीयक वोल्टता में कोई भी आपका परिवर्तन नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भी, स्कॉट कनेक्शन में बदलने में उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है। इस स्कॉट कनेक्शन को मेरे भाई अपन टीटी कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी संरचना वो अल्फाबेट के टी के समान बन जाती है। इस कनेक्शन को बनाने के लिए अपन 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। एक तो टीजेड ट्रांसफार्मर होता है और एक आपका मुख्य ट्रांसफार्मर होता है। इस टॉपिक स्कॉट कनेक्शन पूरा समझने के लिए आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, ट्रांसफार्मर के सभी टॉपिक आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएंगे। स्कॉट कनेक्शन किस काम में लिया जाता है? अपने पास में 3 फेज की सप्लाई है, उसको अपन 2 फेज में कन्वर्ट करेंगे तो किस ट्रांसफार्मर कनेक्शन का चुनाव करेंगे अपन लोग? स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन में देखिए, 3 चरण आपूर्ति, बोले तो 3 फेज सप्लाई को 2 फेज आपूर्ति में कन्वर्ट करेगा। अर्थात 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए किस कनेक्शन को काम में लिया जाएगा? स्कॉट कनेक्शन को काम में लिया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? 3 चरण आपूर्ति को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए स्कॉट कनेक्शन को काम में लिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ भाई, समकालिक संधारित्र, बोले तो तुल्यकालिक संधारित्र, सिंक्रोनस कंडीशनर। पावर सिस्टम में लाइन का शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए एक सिंक्रोनस मोटर को काम में लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है भाई? सिंक्रोनस मोटर को काम में लिया जाता है। अब पावर फैक्टर वह सिंक्रोनस मोटर आपकी कब बढ़ाएगी? ध्यान देना क्या कंडीशन होगी। इस मोटर को नो लोड पर चलाया जाता है। मोटर किस पर चलेगी भाई? आपकी बिना बाहर पर चलेगी, नो लोड पर चलेगी। और उसकी जो रोटर वाइंडिंग होगी उसमें जो आने वाली डीसी धारा है, अर्थात उसकी जो उत्तेजना है वो क्या होगी? आपकी अति होगी।
मतलब हाई होगी, अधिकतम होगी, तब वह मोटर क्या करेगी, सिस्टम का पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। तो किस स्थिति में भाई उसके ऊपर भार भी नहीं होना चाहिए और पावर फैक्टर का मान तब बढ़ेगा जब उसके ऊपर आपने अति उत्तेजना की क्या कर रखी है, रोटर करंट दे रखी है, डीसी करंट दे रखी है। तो देख लीजिए आप, एक सामान्य स्थितिक बैंक पहला ऑप्शन भी नहीं बैठ रहा है, दूसरा ऑप्शन भी आप लोगों का नहीं बैठ रहा है, यांत्रिक लोड के बिना मतलब बिना भार और उत्तेजित समकालिक मोटर। चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, यांत्रिक लोड के बिना चलायमान अउत्तेजित। अव का मतलब होता है भाई कम, तो ये ऑप्शन तो नहीं चलेगा आपका। तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका राइट जवाब है, अर्थात बिना भार अति उत्तेजना वाली सिंक्रोनस मोटर को चलाया जाता है तो वह पावर फैक्टर बढ़ाती है, इसलिए उसे समकालिक संधारित्र सिंक्रोनस कंडीशनर के नाम से जाना जाता है। बहुत सी एग्जाम में क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, एक खुले परिपथ में, अब मान लीजिए आपका एक सर्किट है, परिपथ है, मैंने एक बैटरी लगा रखी है और आपका सर्किट है वो क्या पड़ा हुआ भाई, आपका खुला पड़ा हुआ है। अब देखो खुला पड़ा हुआ होता है तो कोई भी आपकी विद्युत धारा नहीं जाती है। विद्युत धारा कब नहीं जाती है, जब प्रतिरोध आपका अनंत होता है। अब स्विच खुला है तो इसमें करंट नहीं जाएगी, तो I बराबर क्या होगा, 0। तो अपन कह सकते हैं एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान तो अनंत होता है और बहने वाली विद्युत धारा कितने एम्पीयर होती है, 0 एम्पीयर होती है। चुनाव कीजिए ऑप्शन का, प्रतिरोध अनंत तथा धारा 0। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, लास्ट वाला जवाब वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। हाँ भाई, कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो देखो, वॉशिंग मशीन, फूड मिक्सर, टेबल पंखा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करते हैं, विद्युत चुंबक पे काम करते हैं। जबकि आपका जो टोस्टर होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है भाई, ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। और ऊष्मीय सिद्धांत कौन सा होगा आपका, H बराबर I² RT, मतलब हीटिंग इफेक्ट पर काम करने वाला उपकरण कौन सा आपका, टोस्टर। जबकि पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट पर काम करने वाले उपकरण हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ भाई, निम्नलिखित में निष्क्रिय साधन कौन सा है। बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। पहले तो आपको समझना होगा भाई निष्क्रिय, तो निष्क्रिय अपन बोलते हैं पैसिव एलिमेंट को। किसको बोलते हैं अपन भाई, पैसिव एलिमेंट को बोलते हैं। तो देखो, पैसिव एलिमेंट कौन सा होता है आपका, RLC, मतलब प्रतिरोध, चौंक और संधारित्र, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। उनके अलावा आपका एयर कोर को भी माना जाता है। किसको माना जाता है भाई, एयर कोर को भी माना जाता है, अर्थात अपन वायु क्रोड को भी बोलेंगे। जबकि आपका ट्रांजिस्टर होता है, SCR होता है, BJT होता है, ये जो डायोड होता है, ये सारे के सारे कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। लेकिन आपको पूछा कौन सा भी आपका निष्क्रिय पूछा है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा भाई, आपका एयर कोर इंडक्टर है। वो किस प्रकार का पुर्जा है, साधन है, अवयव है, तो किस प्रकार का बताएंगे आप लोग, निष्क्रिय प्रकार का बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टता EL के समान EP बराबर फेज वोल्टता होगी। अब देखो भाई, आपको स्टार संयोजन की बात मैं बताता हूं। तो स्टार संयोजन में क्या होता है, जो आपकी लाइन धारा होती है वो आपकी किसके बराबर होती है भाई, फेज धारा के बराबर होती है। लेकिन जो लाइन वोल्टता होती है वो फेज वोल्टता की कितने गुना होती है भाई, √3 गुना होती है। तो अपने को तो धारा के लिए तो पूछा ही नहीं है, किसके लिए पूछा, आपको तो वोल्टता के लिए पूछा है। तो आप चुनाव कीजिए कौन सा ऑप्शन का, ये फेज है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, ये आपका फेज है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका भाई, सही हो जाएगा। अब देखो एक बात यार, आप डेल्टा के लिए भी याद रखेंगे, डेल्टा के अंदर क्या होता है आपका, डेल्टा के अंदर जो लाइन वोल्टेज है और फेज वोल्टेज वो क्या होती है, आपकी बराबर होती है। जबकि जो लाइन करंट है वो आपकी फेज करंट की कितने गुना होती है भाई, आपकी √3 गुना होती है। ये कंडीशन किसकी, डेल्टा की। ये कंडीशन किसकी, स्टार की। पूछा किसके लिए गया था आपको, स्टार की वोल्टता के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है।
तो देख लीजिए आप, कैपेसिटर मोटर, यूनिवर्सल मोटर, छादित ध्रुव, मतलब इसे शेडेड पोल मोटर बोलेंगे। बहुत बार यूनिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। जो आपकी गैर सिंक्रोनस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, पहली बात तो आपकी चलेगी तब आवाज नहीं करेगी। और इस मोटर को अपन कौन सी मोटर कहते हैं? गैर सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। कौन सी मोटर कहते हैं इसे? गैर सिंक्रोनस मोटर के नाम से जाना जाता है। आप सुनिए, क्योंकि और सिंक्रोनस मोटर होती है तो उसकी स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग दोनों को सप्लाई दी जाती है, जबकि इस मोटर की केवल और केवल स्टेटर को ही सप्लाई दी जाती है। इस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहां बिना आवाज पर, कम शोर पर स्थिर घूर्णन गति प्राप्त करनी हो तो किस मोटर का चुनाव करेंगे? हिस्टेरिसिस मोटर का चुनाव करेंगे। और ये आपकी किस में? टेप रिकॉर्डर के अंदर भी काम में ली जाती है। किसके अंदर भाई? टेप रिकॉर्डर के अंदर भी काम में ली जाती है। और इस मोटर का अपन विद्युत घड़ी के अंदर भी क्या करते हैं? इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो रोटर होता है वो बिल्कुल आपका खोखला बनाया जाता है। इसमें न तो कोई छड़ डली होती है और न ही कोई इसके अंदर आपके खांचे कटे होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, परिपथ वियोजक बोले तो सर्किट ब्रेकर समता आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। सामान्य दृष्टिकोण से परिपथ वियोजक है वो भी क्या भी आपका एक सुरक्षा उपकरण है। मतलब लोड पर कोई आपका उपकरण चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, तो लोड पर यदि अपन ऑन ऑफ करेंगे तो किसका चुनाव किया जाता है? सर्किट ब्रेकर का। और बिना बाहर पर यदि अपन ऑन ऑफ कर रहे हैं तो आइसोलेटर काम में लिया जाएगा। खैर अपने को तो क्या पूछी? इसकी रेटिंग पूछी है, तो रेटिंग आप लोग किस में बताएंगे भाई? एम्पीयर के अंदर बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई, विद्युत चुंबक में चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित की जाती है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसकी जो चुंबकीय सामर्थ्य आप कम कैसे कर सकते हो और ज्यादा कैसे कर सकते हो? तो देखो, मान लीजिए आपकी कुंडली है और इसमें मैंने ये टर्न्स की संख्या लगा रखी है और इसमें से क्या बहेगी भैया? आपकी आई बहेगी। अब विद्युत धारा प्रत्यावर्ती है तो समय के अनुसार इसमें क्या होगा? ध्रुवता परिवर्तन होगा, कभी एन और कभी एस। तो इसमें बनने वाली चुंबकीय सामर्थ्य दो चीजों पर डिपेंड करेगी। एक तो बहने वाली धारा के मान पर और आपने लपेटे कितने लगा रखे हैं। अब मान लीजिए मैं कर देता हूं करंट 100 एम्पीयर, लेकिन टर्न्स मैंने एक ही लगा रखा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब दोनों में से एक चीज में क्या करना होगा? आपको ज्यादा करना होगा। तो अपन कह सकते हैं या तो करंट में परिवर्तन द्वारा या फिर वाइंडिंग में टर्न में परिवर्तन के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है, उसकी सामर्थ्य है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? आपका तीसरा ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड होती है और तुलना किसे करवाई है? ऑप्शन में सिंक्रोनस मोटर से, तुल्यकालिक स्पीड से। तो मेरे भाई सदैव ही इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस मोटर से क्या होगी? कम होगी। क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही अपने को मोटर की वास्तविक गति प्राप्त होती है। मतलब सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है? NS बराबर NR होता है। मतलब सिंक्रोनस गति के बराबर ही उसकी अपने को वास्तविक गति प्राप्त होती है। जबकि इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है? अभी स्लिप डेवलप होती है और स्लिप के कारण मोटर की वास्तविक गति अपने को क्या मिलती है? कम मिलती है। तो मैं इसका सही जवाब क्या होगा कि इंडक्शन मोटर की जो गति है वो तुल्यकालिक गति से कम होती है। तो देख लीजिए आप, तुल्यकालिक स्पीड से कम, तो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या हो जा रहा है? आपका सही हो जा रहा है। तो इसका जवाब क्या होगा भाई? तुल्यकालिक स्पीड से कम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फेज प्रेरण मोटर के लिए निम्नलिखित स्टार्टर कौन सा सही है? आप 3 फेज इंडक्शन मोटर को चला रहे हो, कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इस वर्ड के लिए भी आपको क्या करना है? ध्यान देना है। क्योंकि आप देखोगे और पहले को टिक कर लोगे, लेकिन आपको इसमें यह है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ही स्टार्टर ऐसा है जो 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए आप काम में नहीं लिए जा सकते। सीधे ऑनलाइन स्टार्टर बोले तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। ये कौन सा स्टार्टर है भैया? आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। ये तो 5 HP तक की 5 HP तक की इंडक्शन मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए काम में लिया जाएगा। स्टार डेल्टा ये भी आपका काम में लिए जाते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोले तो जो आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, सर्पी
सर्पी वलय प्रेरण मोटर होता है, उसको चलाने के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को काम में लिया जाएगा। जबकि 3 पॉइंट स्टार्टर होता है वो डीसी मोटरों के लिए काम में लिए जाते हैं, अर्थात शंट या कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर काम में लिया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका सही हो जाएगा। सही किस रूप में हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाले 3 के द्वारा तो अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर को चला सकते हैं, जबकि चौथा ऑप्शन में जो 3 पॉइंट स्टार्टर दिया गया है उसके द्वारा इंडक्शन मोटर नहीं चलेगी, उसके द्वारा डीसी कंपाउंड या फिर शंट मोटर को अपना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए डोपिंग हेतु उपयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या होगा। अब देखो आपका जो अपद्रवी बोले तो एक्सट्रेंसिक अर्धचालक है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका एन टाइप है और एक आपका कौन सा भी पी टाइप। पी टाइप बनाने के लिए आप लोग 3 संयोजी पदार्थों की अशुद्धि मिलाते हो, और एन टाइप बनाने के लिए अपन किस प्रकार की अशुद्धि मिलाते हो, उनके अंदर 5 संयोजी। कौन से पदार्थ होते हैं, 5 संयोजी। तो 5 संयोजी पदार्थों में क्या होता है भाई, या तो आप फास्फोरस मिलाओ, या फिर आप आर्सेनिक मिलाओ, या फिर आप एंटीमनी मिलाओ, या फिर आप लोग बिस्मिथ मिलाओ। तो ऑप्शन देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन आप लोगों का क्या भाई, आर्सेनिक है। मतलब एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए मैं डोपिंग के लिए कौन सा उपयोग में लूंगा भाई, आर्सेनिक। आर्सेनिक के अलावा आपको एंटीमनी, बिस्मिथ और फास्फोरस का ऑप्शन भी मिल सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुप्रयोग में शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। अब देखो शंट मोटर की बात आ रही है, शंट मोटर की खास बात क्या होती है, खास विशेषता क्या होती है। शंट मोटर के लिए आप लोग कहेंगे कि लोड है उसमें बदलाव कर दो आप लोग, लोड है मतलब परिवर्तित हो रहा है, बदलाव हो रहा है, फिर भी उस मोटर की स्पीड है, गति वो लगभग अपने को क्या मिलती है भाई, स्थिर मिलती है, और इसका टॉर्क अपने को सीरीज की तुलना में बहुत कम मिलता है। इस मोटर का उपयोग है अपन मशीन टूल्स के अंदर करते हैं, किसके अंदर भाई, मशीन औजार ड्राइव्स, और इसके अलावा यदि आपका ऑप्शन दे दिया जाए लेथ मशीन, तो अपन क्या करेंगे, शंट मोटर को काम में लिया जाएगा। और बाकी पूरी डिटेल देखने के लिए आप चैनल को विजिट कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट खोलिए, और प्लेलिस्ट में आपको डीसी मोटर का कंप्लीट चैप्टर मिलेगा, और आप अपना टॉपिक डीसी मोटर है बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आएंगे, और आने वाले 5 या 6 दिन के अंदर बहुत शानदार मैटर के साथ में टॉपिक वाइज आप लोगों के सामने में उपस्थित होऊंगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें, शेयर करें। यदि आप लोग साथ देते हैं तो जो टीम है और सारी जो विशेषताएं हैं उनको देखते हुए काम करने वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इस लॉकडाउन के अंदर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको अच्छा सा अच्छा मैटर मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।